अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी एक वीडियो देखा था 30 एंड रेंटिंग, एक एथियस्ट है। वो कह रहा था कि यार ये रिलीजियस डिबेट्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये लोग कौन सा एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और ये तो कुछ प्रूव नहीं करते। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, याडा याडा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एग्री कि रिलीजियस डिबेट्स एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, इसका कोई काम नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि रिलीजियस डिबेट से बेटर होता है रिलीजियस डायलॉग। और रिलीजियस डायलॉग का पर्पस एक दूसरे को हराना नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड बी कम टू कॉमन टर्म्स। कि इवन मुझे ऐसा लगता है कि एथियस्ट के साथ भी जो है एक कॉमन टर्म में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि यार हम लोग एक ही वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या हमारा ये बिलीव है कि क़यामत के दिन जो है फ़ैसला हो जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। सामने वाला तो क़यामत के ऊपर यकीन भी नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है इस दुनिया में रहने कोएग्जिस्ट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग्स जो है वो बहुत नेसेसरी होता है। और जब तक डायलॉग्स नहीं होता है हम लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, रीज़न बहुत ही डीप होता है। ठीक है, हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई बंदा जो है एक्स मुस्लिम या एथियस्ट हो जाता है क्योंकि वो जो है सेकुलर, लिबरल या फेमिनिज़म से इंस्पायर हो गया, वो वेस्ट से इंस्पायर हो गया है। हम लोग एक शैलो लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन करते रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत ही जो है ट्रॉमा जो है, हो सकता है कि उसका जो एक्सपीरियंस रिलीजियस पीपल लोग के साथ है वो अच्छा नहीं हुआ। और ज़्यादातर ये जो रिलीजियस टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वही लोग ज़्यादा डिबेट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जितने भी रिलीजियस लोग हैं या जितने भी लोग जो इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो भी टॉक्सिक ही होंगे। लेकिन रियलिटी इससे ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग आपको हर जगह मिल सकते हैं। आपको अच्छे एथियस्ट भी मिल सकते हैं, आपको अच्छे मुस्लिम्स भी मिल सकते हैं, आपको बुरे एथियस्ट भी मिल सकते हैं और बुरे मुस्लिम्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि डिबेट से ज़्यादा ज़रूरी होता है डायलॉग, इन विच यू जस्ट एक्सचेंज योर other points of just share your world view with each other, and just you don't have to agree with it. You just only need to understand it कि सामने वाला का ये point of view है, and based on the merit of their point of view you can agree or disagree. हो सकता है कोई बात तुमको पसंद आए, हो सकता है कोई बात तुमको पसंद नहीं आए। दैट्स परफेक्टली एनीवन्स चॉइस। लेकिन मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम क्या लगती है एथियस्ट में कि ये लोग जो इतना टॉलरेंस के ऊपर बात करते हैं, ये लोग जो अगर जब डायलॉग के ऊपर बात करते हैं तो मुझे ये नहीं लगता है कि दे आर रेडी फॉर अ डायलॉग और दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अथियस्ट। क्योंकि वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं कि देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये तो आप बोल रहे हो ना, एथियस्ट आर क्लेमिंग दैट देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो रिलीजियस पीपल है, ठीक है, वो लोग तो बोल रहे हैं कि देर आर एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो तो ये बात नहीं बोल रहा है ना। कोई बंदा जो गॉड के ऊपर बिलीव करता है वो ये तो नहीं कह रहा है ना कि देर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर वो भी ये बात कहे कि देर इज़ नो एविडेंस फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तब तो मैं समझ सकता हूँ कि एथियस्ट जो ये बात बोल रहे हैं देर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एक्चुअली मेक सेंस। लेकिन एथियस्ट का क्या क्लेम है? एथियस्ट का क्लेम है कि गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर दलाइल ही नहीं है। एथियस्ट ये नहीं बोल रहा है कि जो एविडेंसेस गॉड के लिए पेश किए जाते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये बात नहीं बोल रहे। अगर ये बात भी जो बोले, अगर वो बोले ना, तो सामने वाला डायलॉग करके ये पूछ सकता है कि अच्छा कौन सी बात में आपको लगा है कि सामने वाला ने गलत एविडेंस पर ये हुआ प्रूफ किया। कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये चीज़ होता है, हालांकि कोई जज नहीं है इस डिबेट का, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये चीज़ होता है कि दोनों जो है दलाइल पेश करते हैं। ये भी पॉसिबल होता है कि सामने वाले के पास एविडेंस नहीं होता, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन आपको कोई बंदा एविडेंस दे रहा है, आपको फॉर वॉट एवर रीज़न सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ नॉट एन एविडेंस।
आप ये कर सकते हो कि दैट दीज एविडेंसेस आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तभी डायलॉग हो सकता है। अगर जो भी एविडेंसेस होता है गॉड के ऊपर, आप गूगल करो व्हाट आर द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपको मिल जाएगा। तो एविडेंसेस ऑफ गॉड actually exist. The problem is that atheists are not willing to accept those evidence. It is as simple as that. और एथियस्ट अगर ये भी क्लेम कर देना कि वो एविडेंसेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तभी भी आपको ये बोलना चाहिए कि वो एविडेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप ये नहीं कह सकते देयर इज नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि एनीवन हु क्लेम्स एनीवन हु टाइप्स द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको मिल जाएगा, गूगल में ही मिल जाएगा भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आप तो सीधा बोलते, अगर मैं बोलूँगी देयर इज़ नो एविडेंस दैट हार्ट पंप्स ब्लड, ठीक है ना, अब मैं उसको कोई भी साइंटिफिक पेपर दिखाऊं या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च दिखाऊं, तो उसने अगर किसी ने ऑलरेडी ये बात मान ली है कि देयर इज़ नो एविडेंस दैट हार्ट पंप्स ब्लड, तो उसको मनवाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप जो भी एक बंदे को जो है ना आप कन्विंस नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो एथियस्ट को ये एक पता नहीं गलत फहमी है कि थियस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस एथियस्ट टू बिलीव इन गॉड और बिलीव इन रिलीजियस। सबसे पहली बात तो थियस्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन गॉड दैट्स गुड फॉर यू। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग जो है डिबेट करने चाहते हैं एथियस्ट से, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू यही है कि अगर इफ़ अ पर्सन डज नॉट वांट टू बिलीव इन गॉड, लेट इट बी। इफ़ ही वांट्स टू बिलीव इन गॉड, लेट इट बी। अगर उनको क्यूरोसिटी होगा तो वो खुद आके आपसे पूछेगा, और तब जो है सवाल का जवाब देने में मज़ा भी आएगा। लेकिन एक बंदा जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर को मानना ही नहीं चाहता है, ठीक है, तो उसको आप कैसे कन्विंस कर सकते हो? उसके सामने आप कुछ भी रख सकते हो। एक बंदा ये बात मानना ही नहीं चाहता है कि हार्ट पंप्स ब्लड, एक बंदा ये बात मानना ही नहीं चाहता है कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। मतलब वैसे तो दिखता यही है कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, लेकिन एक्चुअली वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। अब कोई बंदा बोले कि नहीं, मैं तो अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि सन जो है राइज़ कर रहा है और सेट कर रहा है, इसलिए सन राइज़ भी करता है और सेट भी करता है, ये तो मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। उसको यही बताया जाएगा कि भाई जो तू अपनी आँखों से देख रहा है ना, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऐसा फील होता है कि सन राइज़ हो रहा है, सन सेट हो रहा है। सन राइज़ नहीं होता, सन सेट नहीं होता, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डे एंड नाइट जो है वो ऑल्टरनेट हो रहा है। लेकिन मुझे दिख तो वही रहा है। मैं अगर रोड पे चलता हूँ तो मेरे को तो एकदम सीधा रास्ता दिखता है, ठीक है, तो उस चीज़ से अगर मैं कंक्लूड कर दूँ कि अर्थ फ्लैट है, दिखता तो मुझे सीधा है ना भाई। मैं जितना भी चला रहा हूँ सीधा चला रहा हूँ ना, हमेशा गोल तो मैं चला नहीं रहा हूँ, ठीक है, गोल तो मैं ऐसे करके चला नहीं रहा हूँ ना। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि अर्थ जो है वो जियोस्फेरिकल है। अब कुछ लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया है वो सैटेलाइट से या फिर जैसे भी जो है उन्होंने देखा है कि भाई अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, अर्थ जियोस्फेरिकल है। हर इंसान ने तो नहीं देखा है, तो हर इंसान जो इस चीज़ के ऊपर रिलाई करके बैठा हुआ है कि यार धरती गोल है। किसी ने नापा नहीं है, किसी ने जो है धरती का सरकमफेरेंस नापा नहीं है, लेकिन वो जो है रिलाई करके बैठा है साइंटिस्ट के ऊपर कि धरती का ये सरकमफेरेंस है। तो उसी तरह रिलीजन भी उसी तरह है कि रिलीजन में जो किसी ने गॉड को देखा नहीं है, गॉड छोड़ो किसी ने यूनिवर्स को भी नहीं देखा कम्प्लीटली, ठीक है, लेकिन आप जब बोलते हो कि गैलेक्सी वे इतना बड़ा है, तो आदमी जो है रिलाई करता है, आदमी यही सोचता है कि यार, और ये फेथ है एक्चुअली, दिस इज़ एक्चुअली फेथ इन साइंस कि वो रिलाई करता है कि यस, अगर साइंटिस्ट बोल रहे हो तो सही बोलते हो। किसी ने पकड़ के तो सरकमफेरेंस जो है आम आदमी ने तो नापा नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने अपने लॉजिक से अपने कैलकुलेशन से उसने ये किया। दुनिया का हर आदमी उस कैलकुलेशन को नहीं जानता है, लेकिन वो अब साइंटिस्ट के ऊपर रिलाई करता है। साइंटिस्ट के ऊपर क्यों रिलाई करता है? क्योंकि यार इट एक्चुअली वर्क्स। साइंटिस्ट के ऊपर रिलाई करना, या फिर जब जैसे डॉक्टर है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे मेडिकल साइंस नहीं पता, तो मैं रिलाई करता हूँ किसी डॉक्टर के ऊपर। अगर वो डॉक्टर मुझे जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो उसी तरह से सब डॉक्टर्स के पास जाके मुझे एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि इस चीज़ का जो मुझे हुआ है उसका ये इलाज है, ठीक है। तो उसी तरह से एक बंदा जो है एक साइंटिस्ट के ऊपर रिलाई करता है, उसके कैलकुलेशंस के ऊपर,
उसके सरकम जो भी उसने मेजरमेंट कैलकुलेट की है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, वो एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की है, लेकिन एवरीवन हैव टू एग्री टू दैट। अब उसका एविडेंस क्या है? अब मैंने तो कैलकुलेट किया नहीं है स्पीड ऑफ लाइट, या कोई एथियस्ट ने कैलकुलेट किया नहीं है स्पीड ऑफ लाइट। वो किस बेसिस पे उसके ऊपर यकीन रखता है? वो इस बेसिस पे यकीन रहता है कि यार ये डिफ़ॉल्ट बिलीव है, इस साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन किया है और कोई अपोजिंग एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, तो इट्स अ बेसिक बिलीव, इट्स अ स्टेटमेंट, देयरफॉर वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कल को अगर ये चीज़ साबित हो जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कुछ और है, ये जो अभी जो उन्होंने बताया है वो स्पीड ऑफ लाइट वो करेक्ट नहीं बताया, तो फिर हम लोग कल अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे। तो वही रिलीजन और थियस्ट के ऊपर भी है कि ये चीज़, अब जैसे साइंस है, साइंस एक फील्ड ऑफ नॉलेज है। कोई भी बंदा जो है इन इट्स सेंसेस वो साइंस को डिनाई नहीं कर सकता। वो कोई फैनेटिक ही होगा अगर वो साइंस को डिनाई करेगा, ठीक है। वो अब साइंटिफिक हाइपोथेसिस या साइंटिफिक क्लेम्स के ऊपर, कुछ क्लेम्स के ऊपर उसके रिजर्वेशंस होंगे। जैसे बहुत सारे लोग को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर कुछ रिजर्वेशन है, मेरे को ज़्यादा नहीं है, बाकी सब लोग को है, ठीक है। चाहे क्रिश्चियन हो या फिर कोई और, इवन अमंग्स मुस्लिम्स, उनको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है। तो वो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी साइंस एज अ होल को डिनाई नहीं करता। एथियस्ट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलीजन एज अ होल को ही डिनाई कर देते हैं। वो बोलते हैं कि सब रिलीजन जो है वो बकवास है और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट करता। तो कल को अगर मैं साइंस की भी जो को ऐसी भी कर दूँ कि भैया साइंस एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब जो जितने भी साइंटिस्ट जो कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये सब बकवास है, अर्थ फ्लैट है और हार्ट जो है पंप नहीं करता है ब्लड को, अगर मैं इस तरह की बातें करूँगा तो मुझे लोग फैनेटिक कहेंगे, मुझे लोग पागल कहेंगे। उसी तरह से जब एथियस्ट इस टाइप की बात करते हैं ना, देयर इज नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ये कहते हैं कि हु क्रिएटेड द क्रिएटर। भाई जब ही इज़ कॉल्ड क्रिएटर फॉर अ रीज़न, जब आप बोल रहे हो कि ही इज़ अ क्रिएटर, तो क्रिएटर डज नॉट रिक्वायर अनदर क्रिएटर। इफ़ अ क्रिएटर रिक्वायर्स अनदर क्रिएटर, देन दैट क्रिएटर इज़ नॉट क्रिएटर, रादर ही इज़ अ क्रिएशन। जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो एक क्रिएशन है। कैसे पता चलता है क्रिएशन है? कि हम लोग को पता है कि हम लोग एक ड्रॉप ऑफ स्पर्म से बने हैं, फिर वो जाइगोट बनता है, फिर वो फीटस बनता है, फिर वो बेबी बनता है, फिर वो जो है बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, वो फिर मर जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही जो है, कंप्लीट प्रोसेस ही प्रूफ करता है कि हम लोग एक क्रिएशन है, हम लोग क्रिएटर नहीं है। उसी तरह से आप जो भी फिज़िकल फिनोमेना को आप देखोगे तो वो बिगिन टू एग्जिस्ट होता है, उसके बाद जो उसका डाउनफॉल आ जाता है। तो यूनिवर्स का भी, यूनिवर्स खुद हम लोग मानते हैं कि यूनिवर्स एक्चुअली बिगिन्स टू एग्जिस्ट, देयरफॉर यूनिवर्स हैज़ अ कॉज, एवरीथिंग विच बिगिन्स टू एग्जिस्ट हैज़ अ कॉज। अब ये लॉजिक जो है आप गॉड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते कि बिकॉज गॉड डज नॉट बिगिन टू एग्जिस्ट। अब ये आदमी ये चीज़ बोल सकता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि तुम यूनिवर्स को क्रिएटर क्यों नहीं समझते। एक सवाल पैदा हो सकता है ना कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग विच बिगिन्स टू एग्जिस्ट हैज़ अ कॉज, तो यूनिवर्स को तुम जो है क्यों नहीं क्रिएटर समझ सकते हो। क्रिएटर का डिनाई तो एथियस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूनिवर्स को क्रिएटर समझता है। बस यही डिफरेंस है बिटवीन अ थियस्ट एंड एथियस्ट, इज़ दैट थियस्ट जो है वो यूनिवर्स का क्रिएटर मानता है, और जो एथियस्ट है वो यूनिवर्स को क्रिएटर मानता है। बस यही फ़र्क है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यूनिवर्स को हम लोग क्रिएटर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यूनिवर्स डज नॉट हैव विल ऑफ इट्स ओन, ह्यूमन बीइंग्स हैव विल ऑफ इट्स ओन। तो ह्यूमन को क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में पता है, वो खुद जो है एक क्रिएशन है, लेकिन उसको पता है क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए एक विल होना चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स डज नॉट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस, वी कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ कॉन्शियसनेस actually originate from a non conscious being। और इवन लाइफ, यूनिवर्स में लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, यूनिवर्स इसका जवाब नहीं देता। इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल जवाब मुमकिन है कि ऑलरेडी एक कॉन्शियस बीइंग, ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं, एक जो है लिविंग बीइंग जो है
जिसका ऑलरेडी कोई पर्सनैलिटी है, वो ऑलरेडी मौजूद है, जिसके वजह से जो है सब जगह हम लोग के अंदर लाइफ है और बाकी सब क्रिएचर्स के बीच के अंदर जो है वो लाइफ है। इसके अलावा कोई और आंसर बनता नहीं है। अगर कोई और आंसर है तो आप बताओ। आप बोलो साइंस कभी भी आगे जाके जवाब देगा, तो ये तो खुद जो है साइंस के ऊपर फेथ रखना हुआ ना, कि साइंस आगे जाके ढूंढ लेगा व्हाट इज़ द कॉज। तो ये तो खुद ब्लाइंड फेथ है। आप कैसे, आप हाउ आर यू सो श्योर कि साइंस ढूंढ ही लेगा? हालांकि अभी तक 1 इंच भी प्रोग्रेस जो है वो साइंस ने नहीं किया है ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर। वो यहाँ पर फिलॉसफी में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों बोला जाता है? और ये चीज़ एक्चुअली कुरान भी ये चीज़ कहता है। जब उनसे पूछा गया है कि रूह के बारे में बताओ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं कि रूह जो है अम्रिल्लाह है, इसके बारे में तुमको कम इल्म दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि कॉन्शियसनेस के बारे में कभी भी जो है एक्सेप्ट थोड़ा चीज़ को लेके कभी भी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। मैटर के ऊपर हो सकता है, कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं हो सकता। कॉन्शियसनेस बस यही बोलता है कि बस इट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन क्या है, कैसे ओरिजिनेट होता है, एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड में लाइफ कैसे आ जाती है अचानक, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, इसका जवाब सिर्फ रिलीजन देता है कि ऑलरेडी एक कॉन्शियस बीइंग है, जिसके वजह से जो है और सब जो है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मेटाफोरिकली ये बात बोलते हैं, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द। ये जो लाइट है ना, ये अल्लाह उसका जो है नूर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो पावर हाउस है, उसके वजह से जो है और सब चीज़ रोशन है। तो वो कॉन्शियस बीइंग है, उसके वजह से जो है कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है ह्यूमंस में। वो एक लिविंग बीइंग है, तो उसके वजह से जो है लिविंग बीइंग्स में ह्यूमंस एग्जिस्ट करता है। वो एक जस्ट गॉड है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एग्जिस्ट करता है वही हक है। इसके वजह से जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है ट्रूथ के ऊपर उनका ईमान है। ट्रूथ को आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव करोगे? आप मुझे बताओ व्हाट इज़ ट्रूथ अकॉर्डिंग टू साइंस, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, आप साइंस का डेफिनेशन बता सकते हो, लेकिन सर्टेनिटी आप नहीं पा सकते। व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ लव, ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है, जिसकी स्पिरिट हम लोग के अंदर गॉड ने खुद जो है ये चीज़ की हम लोग के अंदर खुद जो है एक तरह से उन्होंने इंजेक्ट किया है अपने कमांड के ज़रिए। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो साइंस नहीं देता, और यही वजह है कि इसका एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि रिलीजन फॉर्म होता है। एंड आई एग्री, बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारी बातें सही भी है और गलत भी है। हमें क्या करनी चाहिए, जो सही बात है जिससे हम एग्री करते हैं एटलीस्ट वो तो अपनाना चाहिए। ठीक है, बाद में क्या सही है क्या गलत है वो फैसला होता रहेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ एथियज़म कोई यूनाइटिंग फोर्स नहीं है कभी भी। नोबडी विल एवर यूनाइट ऑन एथियज़म, बट रिलीजन, no matter how bad it is a uniting force. It has the power to form a community. और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एथियस्ट की कम्युनिटी बन रही है। इससे पहले हिस्ट्री में कभी एथियस्ट की कम्युनिटी मौजूद नहीं थी। हाँ, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे आपको एथियस्ट मिल जाएंगे हिस्ट्री में, लेकिन एथियस्ट की अलग से कम्युनिटी मौजूद नहीं थी। आज पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एथियस्ट की एक कम्युनिटी हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, एक बन रही है। लेकिन अभी भी जो है वो हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेगी, वो कभी भी मेजॉरिटी में बदल ही नहीं सकती। सो फॉर द सेक ऑफ को एग्जिस्टेंस वी शुड हैव डायलॉग विथ ईच अदर एंड वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। एरोगेंस नहीं होना चाहिए, ईगो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एक हारमोनियस माहौल होता है। अगर कोई इतना भी कर लेना तो मुझे लगता है कि इवन फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी इनफ फॉर सैल्वेशन। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको जितना नॉलेज लेता है उसी के ऊपर उसको टेस्ट करता है। अगर एथियस्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझ में नहीं आ रहा फॉर एनी रीज़न एंड ही इज़ नॉट एरोगेंटली रिजेक्टिंग गॉड, देन ही इज़ नॉट अ काफिर। इफ ही इज़ नॉट अ काफिर देन ही हैज़ द पॉसिबिलिटी टू गो टू पैराडाइज इवन फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, काफिर वो होता है जो जानते बुझते हक को, और एरोगेंस होना चाहिए, उसके अंदर फसाद होना चाहिए, एक ऑपरेशन होता है, घटिया इंसान होना चाहिए, तब जाके जो है वो जहन्नम में जाता है।
ये जो एक इस्लामिक फ़िक़्ह में या फिर इस्लामिक थियोलॉजी में ये चीज़ आ गया है कि ओनली मुस्लिम्स बाय नेम विल एंटर जन्नह, दिस इज़ नॉट करेक्ट। कुरान में मुस्लिम एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब है, ठीक है, कि आप जो भी सबमिट करता है ट्रूथ को, जो भी अल्लाह के सामने सबमिट करता है, या चलो वो ट्रूथ के सामने सबमिट करता है क्योंकि अल्लाह ही तो ट्रुथ है, ठीक है ना, तो वो ट्रूथ के सामने सबमिट करता है तो वो मुस्लिम ही होता है, चाहे वो अपने आप किसी भी नाम से बुलाए, वो एक बिलीवर ही होता है, चाहे वो अपने आप को किसी भी नाम से बुलाए। ये एरोगेंस होता है, और ये जो है एरोगेंस एक ऐसा चीज़ है जो अल्लाह सुब्हान ताला, जो गॉड जो है वो कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ऑनेस्ट मिस्टेक मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से किसी को अल्लाह मर्सीफुल गॉड जो है उसकी एक सिफत ऐसा 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 मैं मुझे नहीं लगता कि एक मर्सीफुल गॉड जो है वो सिर्फ एक मिस्टेक के वजह से जो है किसी को जहन्नम में डाल सकता है। और कुरान भी ये चीज़ नहीं कहता कि किसी को मिस्टेक की वजह से किसी को जहन्नम में जा सकता है, नहीं, एरोगेंस की वजह से। और एरोगेंस ही एक्चुअली कुफ्र है। अगर आप कुरान को स्टडी करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एरोगेंस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कुफ्र, एंड एरोगेंस इज़ द एसेंस ऑफ कुफ्र। तो ये नहीं होना चाहिए।